ठीक है जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये आज फर्स्ट लेक्चर है विद योर बैच। इट इज माय फर्स्ट लेक्चर विद योर बैच। Some of you may already know me. My name is Sayyid Zainul Abidin. I will be your instructor as far as this Indo-Pak history is concerned. Currently, I am serving in the FIA as Assistant Director Investigation. So just to give you a glimpse about this lecture, ये हमारा इंडो पाक हिस्ट्री पे लेक्चर है और इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं एक तो उनका मटेरियल इसमें कवर हो जाए और आगे जो फ्यूचर एंटिसिपेटेड टॉपिक्स हैं वो भी इसमें हो जाएंगे। थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। अच्छा, देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि यू कैन नॉट बेसिकली सोली रिलाई ऑन दिस लेक्चर। मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी अगर आपने सिर्फ लेक्चर सुन लिया तो आपका पेपर हल हो गया, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो लेक्चर इन द वर्ल्ड दैट कैन गिव यू दैट कैपेबिलिटी। आपको बेसिकली मल्टी डायमेंशनल तैयारी करने की जरूरत होती है इसमें जो वन पेपर्स हैं। और उसमें जो लेक्चर है, स्पेशली द इंटरेक्शन विद मी, वो एक डायरेक्शन की तौर पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, एक आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है। So I believe the task of a teacher or an instructor is to facilitate you while you are learning. तो लर्निंग आपने खुद करनी होती है। मेरा काम यहाँ पे आपको स्ट्रीमलाइन करना है, आपके एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करना है, आपको ट्रू डायरेक्शन जो है वो फराहम करना है। तो आई विल बी शेयरिंग विद यू माई एक्सपीरियंस, हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर। क्योंकि अभी आई सॉ के कुछ सीट आई हुई हैं, एफआईए में आई हुई हैं, इंस्पेक्टर्स की आई हुई हैं, एडी की आई हुई है। फिर इससे पहले आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, एडी इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीट्स आई हुई थी। तो ये चीजें आती रहती हैं और ये आनी है सीटें। तो इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। ऊपर वाले जो है वो रिटायर हो जाते हैं, सीटें खाली होती हैं, दे फिल अप द वैकेंसीज। हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। और लेक्चर में नोट्स लेने से ज्यादा आप फोकस करें कॉन्सेप्ट पे। लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सो ट्राई टू गेट इन्वॉल्व while I am ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? हमने स्टार्ट करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ाने के लिए मैंने मतलब पॉइंट्स से बेहतर मुझे लगा कि मैं मैप से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैप से जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है ना, वो आपको आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन रह जाती है। तो ये मैप जो है आप देख रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को मैप ये समझ ना आए। बेसिकली इट इज मैप ऑफ साउथ एशिया एंड सम पार्ट ऑफ ईरान। अगर ये आप छोटी सी लाइन देखेंगे, सो दिस इज मॉडर्न डे पाकिस्तान। ठीक है जी, ये मॉडर्न डे पाकिस्तान है। और मैप्स का फायदा ये होता है कि आपको ज्योग्राफी आपकी बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर वन पेपर एज वेल एज दिस इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल। तो ये जरा मैप से जो है ना लर्निंग, ये जरा करना सीखिए। अच्छा, ये मॉडर्न डे पाकिस्तान है आपका। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बेसिकली हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, आज से अराउंड 5000 ईयर्स अगो, मतलब अगर आप आज का साल देखें, आज से 5000 साल पहले की बात है ये। वहां से हमने हिस्ट्री को शुरू करना है। और बेसिकली जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, ये वो दौर है जब मिस्र में फिरौन जो थे, फेरोज, उनकी गवर्नमेंट थी, फेरोज का रूल था मिस्र में। तो अगर आप इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को देखें तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन अब बात थी। सिविलाइजेशन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे जी? इफ एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर। और ये लेक्चर थोड़ा सा हमारा एक पार्टिसिपेटरी वे में चलता है। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर जस्ट साइलेंट स्पेक्टेटर्स लिसनिंग टू ऑल द थिंग्स आई एम सेइंग। आई वांट यू टू गेट इंडल्ज्ड, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर वी आर। सर फिरोज जिसकी आप बात करें, जलालो अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं है? जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी सर। जी, नहीं 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 नहीं, आप गलत जो है वो मेरी बात समझ गए। फेरोज, अच्छा फेरोज है फेरोज। फिरौन। फिरौन को इंग्लिश में कहते हैं फेरो। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, ठीक हो गया। हाँ जी। और वो जो अगर आप अलाउद्दीन खिलजी की बात भी करें, वो तो कई आगे जाके आता है, उसका जी तो सर बिल्कुल, ताल्लुक ही वो तो बिल्कुल, हाँ जी सर, खिलजी डायनेस्टी में एक्चुअली। आ जाते हैं। आज से आप 5000 साल पहले चले जाएं, अलाउद्दीन खिलजी का दौर तो तकरीबन 1000 साल, 900 साल पहले का है। आप 5000 साल पहले चले जाएं,
तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन आबाद थी एंड इट वाज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली सिविलाइजेशन वो होती है जहाँ पे अर्बन सेंटर्स हो, जहाँ पे शहर आबाद हो। और शहर हम किस तरह कहते हैं? जिसकी अपनी एक वाटर सोर्स हो, सीवरेज हो, ड्रेनेज हो, वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ फैसिलिटीज हो, ट्रेड हो, इकोनॉमिक्स हो, और जो है मतलब जो भी एडवांसमेंट एसोसिएटेड विद द सिटी। तो इंडस जो रिवर है आपका, इंडस रिवर, ये आप देख सकते हैं ना, ये एक धागे की तरह आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, नीले नीले रंग की। व्हाट इज दिस? दिस इज इंडस रिवर, जो कि आपके मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये भी एक इंडस रिवर की एक बहुत बड़ी बात है। इट डिवाइड्स द बाइफरकेट्स पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स, ठीक है? तो विच मीन्स द रीजन ऑन वेस्ट ऑफ द इंडस एंड ईस्ट ऑफ द इंडस। तो ये इंडस रिवर जो है, इस दरिया और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब आप देखें ना कि ये छोटे दरिया हैं, अगर ये जेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये सारे इंडस में जाके गई जो है वो ज्वाइन कर जाते हैं इंडस को। सो दे आर द ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज पे जो शहर आबाद थे आज से 5000 साल पहले, कलेक्टिवली दे आर नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि वहां पे उस जो है उस वक्त नेशन स्टेट का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, लिहाजा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, ये शहर आबाद थे, और ये मैं आपको अगर इसकी एक मतलब थोड़ा सा एक आइडिया दूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन दिस मूवी मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना? आप में से शायद लोगों ने किसी ने देखी हो। अगर आपने देखी है, और द बेसिकली मैं आपको उस जमाने में लेके जाना चाह रहा हूँ कि आप उस एरा को आप विजुलाइज करें। सो जो नंबर ऑफ सिटीज यहाँ पे आबाद थे, उसमें से दो इंपॉर्टेंट थे। एक है मोहनजोदाड़ो एंड सेकंड वाज हड़प्पा, ठीक है? अच्छा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो हैं, बेसिकली दे वर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, और अपने जमाने के, ये आप समझ लें, पेरिस और न्यूयॉर्क थे। अच्छा, मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? एनीवन नोज मोहनजोदाड़ो? व्हाट डज इट मीन बाय मोहनजोदाड़ो? इट मींस माउंट ऑफ द डेड। नाउ मोहनजोदाड़ो was not discovered until 1921, 1922 सॉरी। 1922 1921 में हुआ कि ऐसा कि यहाँ पे अंग्रेज जो हैं वो रेलवे पटरी बिछा रहे थे, अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उन्हें महसूस हुआ कि देयर इज सम आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज बरिड इन द सैंड। उन्होंने उसको डिग अप किया और दे बेसिकली अनअर्थ दिस पीस ऑफ लैंड। मोहनजोदाड़ो अगर आप विजिट करने जाएं तो इट इज मतलब द रिमेन्स ऑफ मोहनजोदाड़ो आर लाइक दिस। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि व्हाट इज दिस थिंग इन द सेंटर? ये यहाँ पे क्या आपको ये जो नजर आ रहा है कि व्हाट इज दिस? और एक और चीज आप नोटिस करें कि कितनी वो एडवांस सिटी होगी अपने अपने वक्त की, कि उसकी जो स्ट्रक्चर है अभी तक आबाद है। मतलब 5000 ईयर्स तक उसका एक, इवन दो ये रूइंस हैं और ये डिके कर गया, लेकिन दीवारों की आप स्ट्रेंथ देखें, still they have, और उस वक्त मतलब अंदाजा लगा लें आप कितना ये बड़ा शहर होएगा। सो दिस थिंग इन द सेंटर, इट इज द ग्रेट बाथ। बाथ मतलब यहाँ पे आप समझ लें कि मतलब आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट देयर कल्चर, बट यू कैन अज्यूम दैट इट माइट बी अ स्विमिंग पूल टाइप समथिंग। तो रिचुअल बात होएगा, या कुछ पानी का कोई तालाब होएगा ऐसा, जहाँ पे जो एलिट्स हैं जाके रिचुअल प्योरिटी करते हैं, वट एवर द केस में बी। मतलब दिस वाज द सेंटर ऑफ द टाउन, जस्ट लाइक व्हाट शुड आई से, टाउन्स टाउन हॉल, या डीएचक्यू आप कह लें इसको, ठीक है ना? मतलब सो दिस वाज द टाउन सेंटर एंड इट वाज अ ग्रेट बात। अच्छा, मोहनजोदाड़ो के बारे में एक सवाल, अब साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी प्रिपेयर कराता रहता हूँ। नाउ यू हैव विजुअलाइज मोहनजोदाड़ो, वेयर इज बेसिकली मोहनजोदाड़ो? अगर आपसे पूछा जाए पेपर में किस शहर के पास है, किस सूबे में है? सर ये सिंध में है लाड़काना, मोहनजोदाड़ो। लाड़काना लाड़काना, में। लाड़काना के पास नहीं, उसके पास है, ठीक है? और इंडस रिवर के वेस्ट बैंक पे आता है। अगर आप ये देखें, वेस्ट बैंक पे, ये भी एक दफा एफपीएससी में सवाल आया हुआ है कि जी बैंक बात कर रहे हैं कौन सा। अच्छा, मोहनजोदाड़ो के बाद जो है, एंड दिस इज, आई टोल्ड यू, दिस इज मोहनजोदाड़ो, एंड यू कैन वॉच द मूवी इफ यू लाइक। ओके, दूसरी जो चीज है ना, मोहनजोदाड़ो के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट शहर है वो है हड़प्पा। दिस इज हड़प्पा, ठीक है? हड़प्पा ये कहाँ पे है? ये आ जाता है, आप इधर जाए ना साहिवाल वाली साइड पे, तो उधर करके कहीं पे ये आता है हड़प्पा। आज कैसा है? ऐसा है, मतलब दिस इज व्हाट इज नाउ लेफ्ट ऑफ हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा जो है, इसमें ये जो आप जगह देख रहे हैं, दिस इज अ ग्रैंडरी। व्हाट इज अ ग्रैंडरी? ग्रैंडरी क्या होता है? ग्रैंडरी
ग्रेनरी होता है कि जहाँ पे फूड स्टोरेज करते हैं। अब जाहिर है वो दौर ऐसा था, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी थी कि अगर दरिया का जो पानी है उसमें कोई ऊंच नीच हो जाए तो लोगों की फूड इनसिक्योरिटी हो जाती थी। दे यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स ओवर हियर। ओके, सो दिस इज अ मैसिव फूड स्टोरेज, जहाँ पे वो गंदम स्टोर शायद कर लेते थे। सो दिस इज नाउ व्हाट इज लेफ्ट ऑफ दीज टू सिटीज। यू हैव टू रिमेंबर व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। और ये बेसिकली अपने पीक पे थे 2000 बीसी में। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेजेस थी, ये मैं आपको फेजेस दिखा रहा हूँ। फेजेस ये थी कि ये सिविलाइजेशन तकरीबन 3300 बीसी से लेके 1300, यानी कि तकरीबन 2000 साल ये रही है सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये बीसी मीन्स के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से तकरीबन 3000 साल पहले की बात हो रही है। उनसे आने से 3000 2000 साल पहले की बात है। तो ये इसकी फेजेस थी। अर्ली फेज, मेच्योर फेज, जहाँ पे शहर अपनी पीक पे गए। ठीक है जी, बिटवीन दीज टू एरा 200 2600 से 1900 बीसी तक। फिर 1900 1300 बीसी में जो है ना लेट फेज, जहाँ पे ये आपको पता है कि हर सिविलाइजेशन ऐसी होती है कि पहले बर्थ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। हर एम्पायर का, हर आप कह लें कि जो है वो रूल जो है उसका यही बेसिकली ग्राफ होता है, अर्ली, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ? नाउ देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज। मतलब कुछ थ्योरी कहती है कि जी इन्होंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतनी की, इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी कि इन्होंने दरिया जो है दरख्त काटना शुरू कर दिए, वहां से इनकी फूड सोर्स खत्म हो गया, फिर ये आगे चले गए। एक डोमिनेंट थ्योरी ये कहती है कि जी इन्वेजन्स हुई। इन्वेजन्स कहाँ से होती हैं? इन्वेजन होती हैं, आर्यंस इन्वेड करते। नाउ क्वेश्चन इज हु आर द आर्यंस? आर्यंस कौन है? आर्यन एक रेस है, ठीक है, एक रेस थी पुराने जमाने में। दे बिलोंग फ्रॉम, आप समझ लें, सेंट्रल एशिया से। और फिजिकली यू कैन पिन पॉइंट देम फ्रॉम बियॉन्ड द कॉकसिस माउंटेन्स। कॉकसिस माउंटेन्स किधर है? दिस इज ईरान। ये मॉडर्न डे ईरान है। ठीक है, ये तुर्की है। और यहाँ पे कहीं अजरबैजान, आर्मेनिया वगैरह समवॉट, आई डोंट नो, ओवर हियर यू माइट एक्सपेक्ट देम। अच्छा, ये कॉकसिस माउंटेन्स है। इस साइड से ना, सेंट्रल एशिया, रशिया वाली साइड से, उस इलाके से आर्यंस यहाँ पे आते हैं। एंड वन थियरी सेज दैट व्हेन आर्यंस दे केम टू द सब कॉन्टिनेंट, दे डिस्ट्रॉयड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आर्यंस कैसे थे? आर्यंस अब आपको पता है सर्द इलाकों से जो लोग होते हैं, दे आर यूजुअली टफ, दे आर एक्सपर्ट कैवलरी मैन, और उनके वॉर एबिलिटीज उनकी बड़ी अच्छी होती है। तो the Aryans, they came here and they destroyed the Indus Valley civilization and enslaved the people. फिर एक थ्योरी ये भी है कि जी इंडस रिवर, आपको पता है दरिया भी अपनी अपनी जो है वो जस्ट लाइक अ स्नेक अपना बदलता रहता है रूट। तो आज आपको पता है रावी दरिया किधर है, आज से कोई पता नहीं 50-100 साल बाद उसका रुख क्या हो। तो मतलब नंबर ऑफ रीजंस। अच्छा, ये आपको पता है मोहनजोदाड़ो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो this is in short about Mohenjo-daro, Harappa. This is one part of the syllabus. इसको अब आपकी मैंने फंडामेंटल बेस बना दी है। नाउ यू कैन रीड एज मच एज यू वांट। द मेन थिंग इज टू गेट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, पिक्टोरियल ये चीजें आपके सामने हो, मैप से आपने लिंक किया हो, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ योर बेस। नाउ यू कैन फर्दर डेवलप दिस कॉन्सेप्ट एज मच एज यू लाइक। अच्छा, जब आर्यंस यहाँ पे आते हैं तो आर्यंस, टू डिस्क्राइब देम अ लिटिल बिट, दे वर फेयर स्किन्ड पीपल, ऑब्वियसली दे वर फ्रॉम द नॉर्थ। एंड फिर मैं आपको बता दी ये जरा वॉर लाइक पीपल थे। फिर जब यहाँ पे ये आते हैं तो दे ट्राई टू डेवलप देयर सुपीरियरिटी ओवर द लोकल्स। और इसी तरह ही होता है, जो कॉन्करर होता है वो चाहता है कि जी मैं सुपीरियर हूँ, और ये जो नॉन आर्यन रेस है इंडिया की, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, इनको एक रेस अपार्ट ट्रीट करूँ। मतलब अंग्रेजों ने भी जो हमारे साथ करने की कोशिश की। तो आर्यंस यहाँ पे जो है अपनी रेशियल प्योरिटी को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड कैन यू नेम दैट पर्टिकुलर सिस्टम? दैट इज कास्ट सिस्टम। और ये आज तक आप देख लें कि हिंदुस्तान में कई इलाकों में ये जो है प्रेवलेंट है। नाउ व्हाट इज दिस कास्ट सिस्टम? caste system was that India, जो है the entire population, including the conquerors and the conquered, they were divided into a number of classes. यानी कि ये जो आपके upper class है, यानी कि जो आर्यन रेस है, they will be divided into these three class. ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, और ये जो लोकल, ये जो नीचे वाले हैं, दे आर द नॉन लोकल आर्यन पॉपुलेशन।
ये जो शुद्र और दलित्स जो है ना, दे विल बी द नॉन आर्यन पॉपुलेशन, और ये जो है अपर क्लास होगी आपकी आर्यन रेस के जो लोग होंगे। उसके अंदर फर्दर सब डिविजन हैं, और जो ब्राह्मण प्रीस्ट हैं, जो पादरी हो गए, उनके मॉन्क्स हो गए, अपर क्लास, फिर उनके नीचे क्षत्रियाज आते हैं, द वॉरियर रेस, द किंग्स एंड द रूलर्स, आप समझ लिया मिलिट्री क्लास, मिलिट्री, ठीक है। और वैश्याज जो है आपकी मर्चेंट क्लास, ठीक है, businessmen and so on. So this is what preserved the Aryan. This is what they attempted how they should preserve their race. अच्छा, अब जो है आर्यंस जो हैं, they introduce this religion of Hinduism, और Hinduism was shaped during this Aryan period of conquest. Now there are 4 important books of Hinduism. ये भी आप जरा ज़हन में नाम इसके बिठा लें, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। अच्छा, एक चीज होती है कि नाउ आई नो दैट यू आर बीइंग बम्बार्डेड विद सो मच इंफॉर्मेशन दैट यू विल पैनिक कि जी इतना इतना कुछ सर बता रहे हैं, हमें याद कैसे रहेगा। मेरा तरीका ये था, मेरा शॉर्टकट ये था कि मैं चीज़ों के निमोनिक्स बना लेता, ठीक है। RYS से बना लें आप, RYSA, सिंपल, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। और ये चीज़, बिलीव मी, आई हैव बीन थ्रू मैनी इंटरव्यूज, ये चीज़ें आपको सिर्फ पेपर में नहीं, इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, एंड दे आर आस्किंग। अभी ये इंटरव्यूज हो रहे हैं CSS के, और इधर उधर जो पोस्टें हैं, वो यही चीज़ें पूछ रहे हैं कि जी आप, वो बेसिकली चेक करते हैं कि जी आपने अगर पेपर पास किया तो आपने खुद से किया है या फिर आपने ऐसे रटे मार के कर लिया। दे वांट टू चेक योर कॉम्पिटेंसी, एंड वन वे is to make you recall all the general knowledge that you have read. अच्छा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी। ब्राह्मण कौन थे, क्षत्रियस कौन थे, वैश्यस कौन थे, शूद्र कौन थे, एंड सो ऑन। अब आपको कोरिलेट करना आना चाहिए कि कौन सी क्लास क्या है। ये जो है दो और इम्पोर्टेंट, अच्छा, जो आर्यंस हैं वो हिंदुइज्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हिंदुइज्म ने कास्ट सिस्टम में डिवाइड कर दिया। नाउ द एज अ रिएक्शन टू दिस कास्ट सिस्टम, हिंदुस्तान में दो और इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट, सॉरी, यहाँ पे दो और रिलीजन जो हैं वो ग्रो करते हैं। अब वो रिलीजन कौन कौन से हैं जो दो ग्रो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू दिस कास्ट, बिकॉज कास्ट सिस्टम की वजह से द लोअर क्लास, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, they were fed up with this division of the society because they were treated as जो है नॉन ह्यूमन बीइंग्स। आप सोच लें कि उस जमाने में दलित्स और शूद्र्स की क्या औकात होएगी, या क्या किस तरह उन्हें ट्रीट किया जाता होएगा। तो as a response to this stratification of society, two major religions they grow, and they are what? They are Buddhism and Jainism. अच्छा, ये जो मैंने सारा लिखा हुआ है, डोंट नीड टू वरी कि जी ये इतना लंबा क्या लिखा हुआ है, आपको कहाँ से मिलेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम ब्रिटानिका, एंड आई क्रेडिट एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। यू कैन गूगल एंड रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन। द पॉइंट इज टू टेल यू कि जी वहां से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब एक दफा उसने इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि जी जो बुद्धा है उसका रियल नेम बताएं। So this is highly relevant to you as and your preparation, और ये इनफैक्ट उसने one of the questions भी है आपके पेपर का। So गौतमा बुद्धा, सिद्धार्था गौतमा, ठीक है, ये इसका नाम था। अच्छा, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। डोंट नीड टू पैनिक, नो नीड टू वरी, नो नीड टू कॉपी, आपको नेट पे अवेलेबल है। ओके, अच्छा, बुद्धिज्म, अब जो चीज आपने समझ नहीं आना, जो चीज आपको शायद ये पढ़ के ना समझ आए, इट वाज इन रिएक्शन टू दिस हिंदू फेथ, ठीक है। तो इस तरह से ये दो मजहब ग्रो करते हैं, एंड नो नीड टू गो इनटू टू मच डिटेल, जस्ट रीड द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस टू। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आर्यंस के बाद जो है, जो नेक्स्ट फेज ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, दैट इज द पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन, ये आप देख रहे हैं, पर्शिया। अच्छा, इसको हम जो है फारस भी कहते हैं। फारस, यहाँ पे एक जगह है फार्स, FARS। यहाँ पे कोई रूलर था, उसने फिर कंट्रोल किया और उसने अपनी पूरी एम्पायर की, फिर उसे जो है ना वहां से फिर फारस निकला लफ्ज। सो दीज थ्री आर द मेन रूलर्स ऑफ दिस पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमने पर्शियन एम्पायर भी उस एस्पेक्ट वहां तक पढ़नी है जहाँ पे हम ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हमारा वहां तक जो है ताल्लुक। अच्छा जी, इसके ये 3 रूलर्स हैं, इनके सिर्फ नाम याद है, ठीक है जी। अच्छा,
साइरस, ठीक है, डैरियस और जर्सीज, ये 3 रूलर्स हैं। अब ये आप इमेजिन कर लें हम किस दौर की बात कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की पैदाइश से तकरीबन 1000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है जी, मतलब 558 BC। सो यू कैन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है तकरीबन 570 क्रिश्चियन एरा कैलेंडर, सो दिस इज अराउंड 1000 इयर्स बिफोर हजरत ईसा अलैहि सलाम। तो ये 3 ग्रेट रूलर्स थे, साइरस, डैरियस वन और जर्सीज। और भी बड़े रूलर्स थे, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस डेरियस वन। डेरियस वन क्या करता है? डेरियस वन कॉन्कर करता है दिस इंडस वैली। इंडस वैली मतलब कि ये फिजिकल लोकेशन, ठीक है, क्योंकि वो तो खत्म हो गई थी इंडस वैली एज अ सिविलाइजेशन। तो ये पंजाब और सिंध तक अपनी जो है पर्शियन एम्पायर की सरहदें वहां तक लेके जाता है। और फिजिकली जो है आप ये मतलब देख सकते हैं कि जी इनकी सरहदें कहाँ तक है। एंड दिस इज द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, ये जो छोटा सा निकला हुआ है बाहर, ठीक है, ये अरेबियन सी है और ये मॉडर्न डे इंडिया पाकिस्तान। तो यह देख लें आप पर्शियन एम्पायर की जो है वो सरहदें कहाँ तक ये मतलब गई हैं, ठीक है जी। और ये वो है एम्पायर जिसका आपने सुना होगा कि जी ग्रीक्स के साथ इनकी बड़ी जंगें हुई हैं। ग्रीक मतलब यहाँ पे इधर करके आ जाती थी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर थी अपने जमाने की। अच्छा, पर्शियन एम्पायर का भी एंड होता है। पर्शियन एम्पायर आप ये देख लें कि अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, एथेंस और स्पार्टा। ये आपने हिस्ट्री में नाम सुने होंगे, और अगर आपने वो मूवी देखी होगी, मैं मूवी को बार बार इसलिए कहता हूँ बिकॉज टू मेक दिस थिंग इन अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग टू यू। वो मूवी देखी होगी स्पार्टा आपने, जिसमें 300 वॉरियर्स होते हैं और वो पूरा वो उन्होंने दिखाया ग्रीक एरा। तो एथेंस और स्पार्टा का यकीनन आपने नाम सुना होगा। एथेंस और स्पार्टा जो है देवर ग्रीक सिटी स्टेट्स। ये ग्रीस है, ठीक है, ये ग्रीस है। और ये हम किस रीजन की बात कर रहे हैं? ये दिस इज टर्की, ये मॉडर्न डे टर्की, यानी कि यहाँ पे इस्तांबुल का शहर आ जाता है, ये यहाँ पे करके। अच्छा, जो तुर्की का हिस्सा यूरोप में है दैट इज कॉल्ड थ्रेस। यूरोप में आपको पता है ना कि तुर्की जो है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में है। जो हिस्सा उसका एशिया में, उसे कहते हैं एशिया माइनर, माइनर MINOR। जो हिस्सा यूरोप में उसे कहते हैं थ्रेस। तो यहाँ पे करके ग्रीस आता है, मॉडर्न डे ग्रीस इधर है। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, ठीक है, ये छोटी छोटी, एथेंस, स्पार्टा। अच्छा, इनके ऊपर जो है ना, इनका जब दौर खत्म होता है तो यहाँ पे मैसिडोन जो है एम्पायर, वहां पे किंग फिलिप होता है। किंग फिलिप, किंग फिलिप जो है वो इनके ऊपर कब्जा कर लेता है, या अपनी जो मैसिडोनियन एम्पायर है उसको बढ़ा लेता है। किंग फिलिप का बेटा होता है वेरी फेमस पर्सन इन हिस्ट्री नोन एज, कोई नाम गैस कर सकता है? वेरी फेमस नेम, उसके बगैर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती। एंड ही इज नन अदर देन अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम। आपने सुना होगा नाम, ठीक है। अच्छा, सिकंदर आजम जो है ethnically speaking he was a Greek, but overall from where he belonged that is modern day Macedonia. अब अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या, टू टॉक अबाउट कि हम किस एरा में आ रहे हैं, यू मस्ट हैव सीन दीज गाइज विद सच यूनिफॉर्म्स। सो दे आर द मैसेडोनियन आर्मी लेड बाय अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या करता है? अलेक्जेंडर जब उसके फादर की डेथ होती है किंग फिलिप की, नाउ ही वांटेड टू रूल द एंटायर वर्ल्ड। तो वो क्या करता है? वो यहाँ से निकलता है, ठीक है, मैसेडोनिया से निकलता है। आफ्टर हैविंग सबड्यूड दीज ग्रीक किंगडम्स, ही सेट्स आउट फ्रॉम मैसेडोनिया, ही क्रॉसेस टर्की, ही गोज मार्चेस थ्रू टर्की, फिर इजिप्ट जाता है, इजिप्ट में जंगे लड़ता है, और जहां जहां वो जाता है वो अलेक्जेंड्रिया आबाद करता रहता है, अपना मतलब एक शहर आबाद करता है आफ्टर हिम। जिस तरह कोई बादशाह है उसके नाम से कोई शहर आबाद हो जाता है, ठीक है। तो वो जो जहां भी जाता है वो अलेक्जेंड्रिया बात करता है। आपको पता है मॉडर्न डे पाकिस्तान में भी एक अलेक्जेंड्रिया है, डू यू नो दैट? और वो जो है आई थिंक टेक्सला के कहीं आसपास है, क्योंकि वो अलेक्जेंडर के घोड़े के नाम से मशहूर है। और वहां पे आप जाएं तो उन्होंने मॉन्यूमेंट भी बनाया है ग्रीक जो है ना उसमें शेप में। यहाँ पे मैंने पता नहीं किया कि नहीं, बहरहाल एनीवेज जो अलेक्जेंडर है फिर यहाँ से इराक में आता है, इराक से ईरान में आता है। अच्छा, उस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी हुकूमत थी इस रीजन में? जी स्टूडेंट्स,
अलेक्जेंडर जब इस रीजन में जब आ जाता है तो यहाँ पे तो पर्शियन एम्पायर नहीं थी, डोंट यू थिंक? और हियर वाज द पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर को एंड कर देता है अलेक्जेंडर। पर्शियन एम्पायर डाइज व्हेन अलेक्जेंडर मार्चेस थ्रू दिस रीजन। फिर वो पर्शियन एम्पायर को खत्म करके, डिस्ट्रॉय करके, फिर ये अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान से मतलब काबुल से समरकंद, वो एक पर्शियन किंग होता है, उसके पीछे वो चेज करता रहता है उसे। वहां से फिर होके खैबर पास क्रॉस करके वो आ जाता है दरियाए जेलम के पास। और दरियाए जेलम का ग्रीक नेम है हाइडेस्पस रिवर। यहाँ पे उसकी जंग होती है। जंग किससे होती है? जंग उसकी होती है राजा पोरस से। यहाँ पे राजा पोरस होता है। अलेक्जेंडर की आई बिलीव इन 326 बीसी, 326 हजरत ईसा अलैहि सलाम के आने से 326 साल पहले उसकी यहाँ पे जंग होती है किंग पोरस से, और वो यहाँ पे जीत जाता है और अपनी बेसिकली यहाँ पे जो ग्रीक किंगडम की सरहदें हैं वो यहाँ तक फैल जाती है। फिर लेकिन फिर वो इसे यहाँ से आगे नहीं जाता, वो दरियाए सिंध से होके फिर बलूचिस्तान से ईरान से फिर इराक में आपको पता है बाबुल का शहर है, बेबीलोन जिससे कहते हैं, ठीक है। वहां तक पहुंचता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और डू यू नो कि जब उसकी डेथ होती है तो उसकी उम्र क्या थी? एनी वाइल्ड गेस? जी स्टूडेंट्स, बहुत बुजुर्ग आदमी होएगा, इतनी किंगडम फतह कर ली और इतना इतना उसने ट्रैवल करके सर और आई थिंक वो बहुत यंग एज में मर गया था, लाइक 35-40। 32 साल उसकी उम्र थी, कीप इन माइंड। तो यू हैव टू ओके। रिमेंबर कि ही इन सच अ यंग एज ही कॉन्कर्ड सो मैनी, ही बेसिकली डिस्ट्रॉयड एन एंटायर एम्पायर। और इतना उसने फतह किया इलाका, और उसका नाम आप देख लें, सिकंदर आजम। लेकिन हु कैन फाइट डेथ? he can fight empires and kings, but death is an utter reality of life. तो लिहाजा उसकी यहाँ पे बेबीलोन में उसकी डेथ हो जाती है। फिर जब उसकी डेथ होती है तो फिर बादशाह मर गया, अब क्या होएगा? अब तो केओस हो जाएगा किंगडम में। तो यहाँ पे पर्शिया में आ जाती है स्यूक्लिड एम्पायर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, बट स्यूक्लिड एम्पायर समवॉट लाइक, ठीक है। अच्छा, स्यूक्लिड एम्पायर जो है उसका जो जनरल होता है वो यहाँ पे पर्शिया में अपनी अपनी एम्पायर कर लेता है। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जिस जनरल को वो छोड़ के गया होता है, अपना गवर्नर बना के गया होता है वापस, तो वहां पे उस गवर्नर को जो है वो डिफीट कर देता है। कौन डिफीट कर देता है? चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य कौन है? चंद्रगुप्ता मौर्य है अशोका मौर्य का ग्रैंडफादर, ठीक है जी, अशोका मौर्य का दादा है। चंद्रगुप्ता मौर्य जो है ग्रीक गवर्नर को यहाँ से फाइट करके फारग कर देता है और फिर यहाँ पे मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश कर लेता है। और ये किस एरा की बात हो रही है? 321 to 185 बीसी, ठीक है जी, ये उस जमाने की बात हो रही है। अब क्योंकि इंडो पाक हिस्ट्री हमने जरा इंडो पाक पे ही रहना है, बाकी जो अलेक्जेंडर के उस वहां पे हुआ दैट इज नॉट आवर कंसर्न। तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश हो जाती है। अच्छा, इससे पहले मौर्यन एम्पायर का आप देख लें कि मौर्यन एम्पायर का ये उसका मैप है और इसमें कितने मुल्क आते हैं। मतलब अफगानिस्तान आ जाता है, ये पूरा पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, नेपाल का कुछ हिस्सा आ जाता है। तो 3-4 कंट्रीज, मतलब 4-5 कंट्रीज इन फैक्ट। तो यू कैन इमेजिन हाउ वास्ट एन एम्पायर इट वाज and how rich it must be. And it was for the first time in history when Indo-Pak subcontinent was ruled by a single emperor. क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हालत इतनी खराब थी कि इट वाज ब्रोकन अप इनटू अ नंबर ऑफ किंगडम्स। अच्छा, ये आपने देखा होगा, ये फेमस दीज 3 लॉयंस, ये आपने कहाँ देखा है? ये कोई आपको याद आ रहा है? व्हाट इज दिस 3 लॉयंस? दे आर द सर इंडियन मूवीज में देखे। they are the official emblem of government of India। जिस तरह आपका एम्बेलम है यस ना, सर। आपका फेडरल गवर्नमेंट का एक लोगो है, इसी तरह ये इंडियन गवर्नमेंट का लोगो है। एंड दैट इज इनफैक्ट द लोगो ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर, दैट वाज द सिंबल ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर। तो ये उनकी हुकूमत का एक निशान था, ठीक है। जिस तरह हमारा पंजाब हुकूमत का है, वो एक क्रेसेंट बना हुआ है, नीचे दरिया बने हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली दे सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एरा। अच्छा, चंद्रगुप्ता मौर्य आता है और ये अपना कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं
पटालियापुत्र, अब ये पटालियापुत्रा अब आजकल है पटना, पटना शहर इंडिया में, वहां पे इनका कैपिटल होता है। तो पूरी एम्पायर जो है ना इनके अंडर होती है। चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद कौन आता है? बिंदुसारा। ठीक है जी, बिंदुसारा आता है। बिंदुसारा के बाद आता है आपका एम्परर अशोका मौर्य। ठीक है जी, अशोका मौर्य बड़ा फेमस होता है। फेमस मतलब इन व्हाट सेंस? फेमस इन दैट सेंस कि मतलब आपने नाम सुना हुआ है और ज्यादा हम इसी की बात ही करते हैं, अशोका, अशोका की। इनफैक्ट देयर इज अ मूवी आफ्टर दिस अशोका, जिसमें शाहरुख खान ने रोल प्ले किया है। बड़ी पुरानी मूवी है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एरा, यू कैन वॉच दैट मूवी एंड गेट एन आइडिया दैट विच एज और सोसाइटी वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, उसमें मूवी में भी वो यही शो करते हैं कि एट द एंड शाहरुख खान जो है एज अ वॉरियर, एज अशोका, जो उसको रोल मिला होता है, एंड पे आपने देखा होगा मूवी में वो जंग लड़ता है, बहुत बहुत बड़ी एक जंग लड़ता है, और उसके बाद फिर वो बड़ा परेशान हो जाता है जंग लड़के कि यार वो जीत तो जाता है लेकिन परेशान हो जाता है कि ये इतनी कत्लो गारत जंग में। तो बेसिकली हिस्टोरिकली स्पीकिंग वो जंग होती है इस एरिया में, दिस इज स्टेट ऑफ कलिंगा। ये आप देख रहे हैं ना, कलिंगा इस एरिया में कहीं पे आती है। अच्छा, इतनी बड़ी एम्पायर होती है, जाहिर है इतनी फौज होएगी, उनके पास रिचेज होएंगी। कलिंगा स्टेट जरा रिबेल करती है, ये उनके कंट्रोल में नहीं होती। तो अशोका ही वांटेड दैट किंगडम, ही वांटेड दैट प्रोविंस ऑफ कलिंगा। तो यहाँ पे इतनी बड़ी वो जंग लड़ता है, जंग में इतनी ज्यादा कत्लो गारत होती है कि मतलब जो बादशाह है वो परेशान हो जाता है कि यार ये मतलब मैंने इतने लोग मेरी वजह से मरे हैं, इतनी बड़ी जंग हुई है, तो दिस इज नॉट राइट। फिर इसके बाद वो अपनी इस्लाह करता है और वो बुद्धिज्म जो है एज अ मजहब वो अडॉप्ट कर लेता है। और उस जमाने में आपको पता है कि बादशाह जो मजहब अडॉप्ट कर लेता था वही सरकारी मजहब बन जाता था। तो लिहाजा द मौर्यन एम्पायर, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर बिकम्स बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है मजहब जो है वो एक्सेप्ट करके फिर वो एक बड़ा ही जालिम बादशाह से बन जाता है एक बड़ा ही पीस लविंग बादशाह, एक वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट बनाने की कोशिश करता है। यानी कि जगह जगह वो ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस कायम कर देता है, जानवरों के लिए अस्पताल खोल देता है, और इस तरह के जो है ना वो मतलब अपने डिफरेंट एडिक्ट्स जो है फरमान अपने जगह वो जारी करता है। तो जगह जगह आपको इसके एडिक्ट्स मिलेंगे, इस तरह के पिलर्स आपको नजर आएंगे। पेशावर में भी हैं और इंडिया में बड़ी जगह है, बड़ी जगह ही है। तो दे आर नोन एज द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। और इसका सिंबल जो है वो ये 3 लॉयंस था, मैंने आपको बताया, जो भी इंडिया का ऑफिशियल एम्बेलम है। एंड यू शुड नो योर ऑफिशियल एम्बेलम ऑल्सो। आपको पता है उस पर 4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं आपके ऑफिशियल एम्बेलम पे, आपको पता होना चाहिए वो कौन से। इनफैक्ट आई वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो आई थिंक जूट, टी, कॉटन एंड वीट, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से। ये है हमारे एम्बेलम पे। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। अच्छा, अगला जो फेज है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का, वो ये है कि मौर्यन एम्पायर भी खत्म हो जाती है। मैंने आपको बताया कि कोई भी एम्पायर मतलब जो है उसका एक टाइम पीरियड होता है हिस्ट्री में। मौर्यन एम्पायर खत्म हो जाती है तकरीबन 185 बीसी तक। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट फेज इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ये आता है कि देर आर नंबर ऑफ इन्वेजन्स इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। एक ट्राइब जो है, एक छोटी सी किंगडम है, वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे हमला कर रही है, दूसरी किंगडम हमला कर रही है, तीसरी, चौथी, 4 ऐसी होती हैं किंगडम्स जो कि हमला करती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के पीछे इतना क्यों लोग पागल हैं, क्यों हर बंदा इधर, हर हर एम्परर इधर क्यों चाहता है कि मैं आऊं? अलेक्जेंडर यहाँ पे आया, पर्शियंस ने यहाँ पे कॉन्कर किया, आर्यंस इधर आए, और अब ये डिफरेंट किंगडम्स जो हैं ये अटैक करेंगी। व्हाट इज सर सो रिचेज और मच? रिसोर्सेज की वजह से इस यहाँ तरह पर की रिचेज रिसोर्स? और रिसोर्सेज काफी तरह से। सर कल्टीवेशन यहाँ पे ज्यादा अच्छी हो सकती थी, यहाँ पर जिस तरह की लैंड थी वहाँ पे सर आप एग्रीकल्चर जो फसलें हैं सर आप वो ना उगा सकते हैं इजीली। और अच्छा बाकी जी, सर यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिकली सर इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है। एनिमल एल्स, कोई और भी अपना ऐड करना चाहेगा पॉइंट? थोड़ा सा क्रिटिकली थिंक करना सीखें। जी, तो बेसिकली इन्होंने बात सही की है कि यहाँ की जो है वो जमीन सोना है, यहाँ की जो रिचेस हैं, मतलब आप देखें ना कि यहाँ पे फर्टाइल लैंड या आपकी रिसोर्स है, मॉनसून रेन या आपकी रिसोर्स है।
आपकी ज्योग्राफी आपकी जो है वो रिसोर्स है। तो यहाँ पे जो भी फिर मिनरल्स और मतलब यू नेम एनीथिंग, डेजर्ट्स हैं, यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, रिवर्स हैं, एनीथिंग यू कैन इमेजिन is in this region, Indo-Pak subcontinent। इसी वजह से इसे हम कहते हैं गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। सो एवरीवन, और यहाँ आपने देखना होगा कि जो लोग अटैक कर रहे हैं वो कहाँ से हैं, वो ऐसे रीजन से हैं जो बैरन रीजन है, वो ऐसे रीजन से हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, जहाँ पे जमीन जो है फर्टाइल नहीं है। दे आर ऑलवेज इन अ लुक आउट टू, एंड जाहिर है फिर वार्म वाटर्स का एक, दिस हैज बीन अ कंटिन्यूइंग थीम जो कि आपकी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, आई फील इट इज मोर ऑफ अ बर्डन देन, क्योंकि बर्डन इस सेंस में कि आपकी जो है ज्योग्राफी की वजह से यू आर in such a privileged position that everyone is envying you, everyone is jealous of your the land with which you possess। तो लिहाजा आप देखेंगे कि ये एक ऐसी बात है जिसने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की एंटायर हिस्ट्री को डिफाइन किया। आई थिंक इट इज द ज्योग्राफी ऑफ दिस रीजन दैट हैज डिफाइंड द एंटायर हिस्ट्री। तो और बड़ी बड़ी यहाँ पे जो भी एम्पायर हुई है दैट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट इन हिस्ट्री। और जो एम्परर अकबर है, और उस जमाने में जब एम्परर अकबर था, आप देख लें कि उसकी एम्पायर कितनी बड़ी थी। इट वाज रिचर देन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ही वाज रिचर देन हर, क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हैविंग सेड दैट, नाउ आफ्टर मौर्यन एम्पायर जो नेक्स्ट इन्वेजन होती है, दे आर द बैक्ट्रियन ग्रीक्स। नाउ डोंट रीड इट एज बैक्ट्रिया, दिस इज नॉट अ बैक्ट्रिया, ये बैक्ट्रियन इसे कहना है, ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम, यानी कि जो ग्रीक्स यहाँ से चंद्रगुप्ता मौर्य ने फाइट करके निकाल दिए थे, वो इधर जाके सेट हो गए। उन्होंने फिर दोबारा से हमला किया ये कई 100 साल बाद, तो मतलब एंड दे अगेन अटैक। फिर यहाँ पे जो ग्रीक कल्चर है, ग्रीक कल्चर जब लोकल कल्चर के साथ आके मिलता है ना, एक फेमस कल्चर, मतलब दो कल्चर जब ब्लेंड कर जाते हैं, ग्रीक कल्चर और यहाँ का लोकल कल्चर, तो वहां से आपके पास इमर्ज करता है गंधारा आर्ट। आपने सुना होगा दिस गंधारा आर्ट, दिस इज द फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड लोकल आर्ट। अच्छा, यहाँ पे फिर ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम का हिस्सा बन जाता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। फिर दोबारा से इन्वेजन होती है इन 130, मतलब आफ्टर यू कैन से 170 ईयर्स, 170 टू 100 ईयर्स के बाद जो है दोबारा से इन्वेजन होती है। नाउ दे आर द स्काइथियंस। स्काइथियंस भी ये कहाँ से थे, ये आपको जरा आइडिया दे दूं। स्काइथियंस वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये आपको मैंने इनका बताया। मतलब ये बेसिकली कोई कंट्री नहीं थी, ये ट्राइब्स थे, कबीले थे, ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, ठीक है ना, यूनाइटेड टुगेदर बाय एंड लेड बाय अ सिंगल किंग। सो दे बेसिकली अटैक्ड इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, जब ये अटैक करते हैं ये, और फेमस पास खैबर पास, मतलब मोस्ट ऑफ द attacks you will be facing in the near in the future, यहाँ से अगर आप देखें तो you will be facing from the Khyber Pass। स्काइथियंस के बाद जो है फिर ये इंडो स्काइथियन किंगडम यहाँ पे आ जाती है। फिर दोबारा एक अटैक होता है, यहाँ पे किंगडम आ जाती है कुशनाज की। ना हु वर द कुशनाज, कुशनाज वर ये वो कबीले होते हैं जो हिंदू कुश, जो आपके पहाड़ है ना हिंदू कुश, उसके बियॉन्ड जो ट्राइब्स होते हैं, दे आर नोन एज द कुशनाज, हिंदू कुश से कुशनाज। So this region becomes a part of Kushan Empire, and then the White Huns। अच्छा, White Huns एक ऐसी जहरीली, मतलब not जहरीली, I don't want to be disrespectful to any race। Now what I mean is जो White Huns होते हैं, समझ लें आपके जी चाइना वाले इलाके से, मंगोलिया वाले इलाके से ना, White Huns मतलब जस्ट लाइक मंगोल्स जो है, मंगोल्स एग्जैक्टली मंगोल्स नहीं है, मंगोल्स तो बाद में आते हैं, लेकिन उस तरह के लोग होते हैं जंगजू टाइप और सर्द इलाके से और रफ एंड टफ। दीज वाइट हंस दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ मंगोल्स। नाउ दे अटैक्ट, और ये एक ऐसी फोर्स अनलीश करते हैं जो कि तमाम एम्पायर्स को खा जाती है। और आपको पता है कि रोम के ऊपर भी हमला ये करते हैं। 470 एडी में रोम को भी यही व्हाइट हंस तबाह करते हैं, और यही व्हाइट हंस आपके इधर आ जाते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे भी ये निस्तो नबूद करके तबाह बर्बाद करके सारा यहाँ पे जो है ना एम्पायर को फिनिश कर देते हैं। सो exactly 100 years before the birth of Prophet Muhammad, peace be upon him, the White Huns attacked this region, and they also attacked Europe and destroyed the Roman Empire।
हाँ जी, सवाल है ये किसने हाथ रेज किया है? यस सर। जी जी मिस्टर हमजा एंड देन डॉक्टर नीलम। जी हमजा बताएं। जी सर, एक छोटा सा सवाल था मेरा, ये मंगोल्स जो थे सर, इनका रिलीजन क्या था? ये किस चीज को रिलीजन फॉलो जो करते थे? है इनका अपना कोई इंडिजिनस जो है वो मजहब था। दे वर नॉट क्रिश्चियंस, दे वर नॉट ऑब्वियसली हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इनका कोई अपना रिलीजन था, तो कोई ट्राइबल मजहब होएगा, समवॉट लाइक दैट। बट एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर अबाउट कि जी उनका क्या मजहब है, क्योंकि बुद्धिज्म तो बाद में फैलता है चाइना में भी, ठीक है ना? तो यस सर। ये मस्ट हैव सो सम लाइक इन। रिसेंटली एक बहुत ही फेमस एक ड्रामा है आपका जिसमें मंगोल्स की बहुत हिस्ट्री बताई गई है, अर्तुगरुल गाजी के नाम से। उसके अंदर भी सर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इनके रिलीजन के बारे में, बस उनको इबादत क्योंकि करते हुए वो दिखाया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनका रिलीजन क्या था। वही है ना कि कुछ कबीले जो है ना उनके एनिमिस्टिक रिलीजन्स, एनिमिस्टिक फेथ होते हैं, यानी कि वो अपने एंसेस्टर्स को पूजा करते हैं, वो अपने एनिमल्स की पूजा करते हैं। सो इस तरह के ट्राइबल इंडिजिनस मजहब होते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा मजहब है, लेकिन जो यूनिवर्सल रिलीजन्स हैं वो नहीं थे, ठीक है ना? लेकिन ओके लेटर सर। द मॉन्गल्स लेटर दे कन्वर्ट टू इस्लाम। आपको पता होगा जब आप उर्तुगल की बात कर रहे हैं, जो मॉन्गल्स यहाँ तक फैलते हैं तुर्की तक, later they यस सर। convert to Islam and they established the Ottoman Empire, Khilafat Osmani. So Ottoman यस सर। Empire had its root in the Mongols, and so do we have। जिस तरह हमारे जो आपको पता है जो जहीरुद्दीन बाबर है, he claimed descent from Genghis Khan and Tamerlane, तैमूर बादशाह तैमूर जो है। तो the Indianized version of Mongols was the Mughals, ठीक है? ओके सर। जी डॉक्टर नीलम, एनी क्वेश्चन? आपने हाथ खड़ा किया था। संतोष सर, नहीं सब कुछ क्लियर है। ओके, थैंक ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है, ठीक है? मैं इसको जरा सेंड कर दूं। अब इंशाल्लाह हम फिर सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे। थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं कि जो मेजर, अब नाउ स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम में भी आपको पूछेगा हिस्ट्री के यही ये बेसिकली मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं और इनकी आपको मैंने बेस बना दिया। अब आपका इस पे काम है कि आपने इसको फर्दर डेवलप करना है। अब आपने इसको मजीद इस पे आपने जो है वो वर्किंग करनी है। अब इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ लें, और जो बुक मैंने आपको बुक रेफर की है कि नहीं आपको, आई डोंट नो कि बुक आपको मैंने बताई है कि नहीं। आई थिंक सो, नो सर। नहीं नहीं आपको बताई। अच्छा, दो किताबें हैं, इनमें से कोई भी ले लें और आपकी इंशाल्लाह हिस्ट्री ठीक ठीक हो जाएगी। उसमें जो है ना, और मैं कोशिश आपको ये करता हूँ कि मैं आपको वो बुक बताऊं जो कि टू द पॉइंट हो, और एक ऐसी किताब हो कि जो एक एक ही किताब, मैं ये बिलीव करता हूँ कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कोई पीएचडी या एमफिल नहीं कर रहे, एक किताब बहुत होती है। मैंने जो किताबें रेफर की हैं आपके लेक्चर प्रिपेयर करने में और अपनी तैयारी के लिए, वो है फरूक नसीम बाजवा साहब की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट कह लें, ठीक है? एक तो ये किताब है, दूसरी है इंडो पाक हिस्ट्री। लेकिन ये थोड़ी सी जो लेंथी है, ये है केएलई की इंडो पाक हिस्ट्री। ये लेंथी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, मगर थोड़ा सा जरा जो जिन लोगों की इंडो पाक एज अ सब्जेक्ट रखा है तो वो जरा इसको देख लें। अदरवाइज जो ऊपर वाली है दैट इज कॉन्साइज, ये आपको मिल भी जाएगी। ये बेसिकली, और इसका लेवल भी बड़ा इजी है, मतलब दिस इज रिटन फॉर ओ लेवल के स्टूडेंट के लिए लिखी गई है। और आप देख लें कि इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने टफ नहीं डाली चीजें, और तमाम चीजें इंडस वैली से लेके आपके मेरा ख्याल है बेनजीर के एरा तक जाता है। तो एक ही किताब में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू विल बी कॉम्पिटेंट इनफ टू आंसर वेरियस क्वेश्चन। तो ओके सर। सर, इसमें आप जी जी बताएं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर, एक छोटा सा जी सवाल है मेरा यहाँ पे कि मेरे जी पास जो सर गाइड है इस वक्त प्रेजेंटली, वो कारवान बुक हाउस की है और मिस्टर इकराम रब्बानी की रिटर्न है, पाकिस्तान अफेयर्स के नाम से। जी जी। तो सर क्या ये सही है ये गाइड, ये वाली जो